recording it. So fine, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? इक्विलिब्रियम पॉइंट तक सीखा था, राइट? So what is equilibrium point? The stage of reaction when rate of forward becomes equal to rate of backward, right? So ग्राफ के हिसाब से मैंने बताया था कि if you are plotting rate versus time, then suppose the reaction is like this, that reactant is this R and P I am writing, right? Instead of multiple reactant, I'm just taking one. So rate of forward and the reaction Kf, and this is Kb. And as I told you, I started with initial moles of A only, reactant only, not that of product. So अभी क्या होगा, अगर A0 लेकर के मैंने स्टार्ट किया तो टाइम के साथ ये डिक्रीज करेगा, और आपको मालूम है कि RF कैसे लिख सकते हो, Kf R, RB कैसे लिख सकते हो, Kb इंटू P. तो जब इनिशियली सिर्फ ये है, ये 0 है, तो मैक्सिमम होगा, और टाइम के साथ क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा और ये x का वैल्यू इंक्रीज करेगा. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ये ऐसे बढ़ेगा, ये फॉरवर्ड, और ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड. ये अब इसके बाद क्या होने वाला है, द मोमेंट दे विल कॉन्साइड, यानी जहां पे ही एक बार जैसे ही वो RF एंड RB इक्वल हो गया, फिर क्या होने वाला है, इट विल स्टे लाइक दिस. सो दिस वाज द ग्राफ रिलेटेड टू रेट वर्सेस टाइम. बट मैंने कंसंट्रेशन के बारे में भी डिस्कस किया था. क्या बताया था मैंने कि सपोज करो सेम टाइम, दिस इज सपोज ये T0 पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो क्या होने वाला है, ये टाइम को आप इधर प्लॉट कर लो. देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Kf एंड Kb, राइट? सो क्या क्या पॉसिबिलिटी था कि रिएक्टेंट का मोल, सॉरी यहाँ पे रेट नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखना है मुझे. यहाँ पे T0 और ये टाइम. सो ये क्या होगा, टाइम के साथ ऐसा डिक्रीज करेगा, यहाँ पहुंचते ही वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये इधर से इधर आएगा और फिर ये कांस्टेंट होगा. क्या ये दोनों टच करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है. ऐसे मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R, ये T0, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, बट बी केयरफुल कि यहाँ पे आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएंगे, राइट? सो अगेन ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, और इधर और ज्यादा प्रिसाइज अगर लिखना हो तो क्या लिखना चाहिए हमें, कंसंट्रेशन. ये हमारा R, ये क्या है, P. क्या ये दोनों टच कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी पॉसिबिलिटी है. सो दे कैन इवन टच आल्सो. ऐसा भी हो सकता है, कंसंट्रेशन, राइट? ऐसा भी कर सकते हैं. करेक्ट. तो ये था, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में. सो नाउ मेक अ नोट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट. नंबर 1, जैसा मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. ये होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? Second characteristic is, tell me, what do you think? Once the equilibrium point is achieved, the amount of reactant and product, will it change due time or not? Change होगा, टाइम के साथ चेंज होगा.
इंडिविजुअल भी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल जैसे R है रिएक्टेंट, तो क्या उसका अमाउंट चेंज होगा, फर्दर कुछ चेंजेस आएंगे अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया तो, उसके बाद नहीं आने वाला है। तो क्या इसका मतलब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक मतलब समझते हो, रिएक्शन ही होना बंद हो गया। अगर रिएक्शन होना बंद हो जाए जब भी तो कांस्टेंट हो सकता है, yes or no? So if reaction is not taking place, in that case also it might be constant. तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जैसा कि आप लोग पढ़ते हो कि पार्टिकल का अगर एक पोजीशन पे फिक्स हो, चारों तरफ से अगर फोर्सेस बैलेंस हो जाए तो बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम आ गया। अगर उस टाइम पे वो मूव ना कर रहा हो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा है? नहीं। इसलिए रिएक्शन या इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर होता है। राइट इट डाउन, equilibrium point is dynamic in nature. अच्छा, now how to test this dynamicity? कैसे चेक कर सकते हैं ये डायनामिक है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? बोलो। नहीं, चेंज कर दिया तो फिर तो डिस्टर्ब हो गया ना, फिर तो हमें उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही रहते हुए कुछ दिमाग लगाना है। अच्छा चलो, हाँ, कुछ क्या चेंज करना चाहते हो उस पर भी देख लेते हैं। और थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ। देखो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे आइसोटोप्स, और वो ऐसे आइसोटोप्स का हम चॉइस कर लेते हैं जो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिविटी को आप मेजर कर सकते हो। देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच यू कैन मेजर दैट। तो जैसे मैंने कल एक डिस्कशन किया था एस्टर की हाइड्रोलिसिस के बारे में, राइट? यू रिमेंबर, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये हमारा एक एस्टर है। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करना चाह रहे हैं। तो सपोज करो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये है रिएक्शन, और अब मैंने थोड़ा दिमाग क्या लगाया कि यार ये जो H2O था ना, बाहर से मैं थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ओनली ऐसा H2O डालता हूं जहां पे O18 हो। O18 इज रेडियो एक्टिव। O16 जनरली रेडियो एक्टिव नहीं होता, बट 18 क्या है? रेडियो एक्टिव। सो O18 कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं ऊपर से डालता हूं। अगर डाल दिया तो अगर वो सिर्फ H2O में बहुत माइन्यूट सा क्वांटिटी, जिससे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऐसा कोई बड़ा डिस्टरबेंस ना आए, अगर ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तक रुक गया, मतलब हम जो हमारा प्रोडक्ट इसमें क्या है, दिस इज आवर प्रोडक्ट, अल्कोहल इज आवर प्रोडक्ट। तो अगर बाद में एसिड आइसोलेट किया और उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं आई, का मतलब स्टैटिक था, क्योंकि ये इधर से इधर नहीं जा रहा था। करेक्ट? लेकिन अगर हमने एसिटिक एसिड निकाला थोड़ी देर के बाद, और उस एसिटिक एसिड के अंदर सेपरेट करने के बाद एक्टिविटी मिली, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये O18 यहाँ पे अटैक करके जा रहा है, साइमल्टेनियसली ये इधर से इधर आ रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये O18 का प्रेजेंस यहाँ पे भी आपको दिखने लग जाएगा, प्रोडक्ट साइड में भी दिखने लग जाएगा। करेक्ट ना? सो डायनामिक, तो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्या, बताओ? क्या ये कैटलिस्ट ऐड करने से इस पे कोई इफेक्ट आने वाला है? याद है मैंने आप लोगों को आर्हेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। क्या था वो? a e टू द पावर माइनस CA फॉरवर्ड बाई RT। फॉरवर्ड का मतलब कि अब इंडो एक्सो रिएक्शंस आप ले लो, जो मर्जी, दोनों में से कोई भी ले लो। मैं अभी ले रहा हूं इंडोथर्मिक, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। तो ये एनर्जी प्रोफाइल ऐसा जाएगा। और इधर साइड में हम क्या रख रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी।
और ये साइड में हम क्या रख रहे हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस, R2P जा रहा है, या फिर रिएक्शन कोएफिशिएंट बोल, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल दो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, करेक्ट। सो R से ये P जा रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी, किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। सो EAF, सो EA भी ये हो जाए, और इनका डिफरेंस क्या है, दिस इज डेल्टा, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं EAF माइनस EA। सो व्हाट विल हैपन इफ वी आर एडिंग अ कैटलिस्ट, सो कैटलिस्ट ऐड करते ही क्या होता है, सो कैटलिस्ट का क्या रोल है, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करेगा। सो इफ इट इज गोइंग टू डिक्रीज, तो ऐसा कुछ होने वाला है। सो ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ये किसको डिनोट कर रहा है, दिस इज डिनोटिंग द पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन व्हेन वी हैव टेकन कैटलिस्ट। सो अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो किया, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये दोनों का ही सेम वैल्यू से इसने कम किया। सपोज करो कि अगर ये ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है, ये D अमाउंट का ड्रॉप हुआ, इमेजिन करो D का ड्रॉप, D किलो जूल का ड्रॉप हुआ एनर्जी, सो D किलो जूल का ड्रॉप हुआ, तो वो EAF में से भी हो गया, यानी न्यू EAF क्या है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड E डैश F, अभी कितना है, तो बोलोगे सर EAF माइनस दिस ड्रॉप D। सिमिलरली E डैश बैकवर्ड रिएक्शन का भी कितना आएगा, EA बैकवर्ड माइनस, सेम या ना, ये सुनो। तो अब इमेजिन करो जो उनके K की वैल्यूज हैं, मतलब KF एंड KB, तो KF एंड आई एम राइटिंग, यू कैन यूज A1 और सिंबॉलिकली आप AF भी लिख सकते हो, क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट विल चेंज फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों के लिए चेंज होगा। तो अगर ऐसा है तो जरा इमेजिन करके देखो, एक बार देखो, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होने का मतलब क्या है, अर्लियर व्हेन इक्विलिब्रियम वाज देयर, RF is equal to RB, which means whatever the concentration of reactant multiply by KF was there, that was equal to KB multiply by product, यही था। सो अभी अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें न्यू फॉर्म में, आई नीड टू चेक, R तो मैंने चेंज नहीं किया ना, कैटलिस्ट जब ऐड किया तो मैंने R नहीं चेंज किया, मैंने रिएक्टेंट कुछ भी ऐड और रिमूव नहीं किया। तो K को एक बार देखो जरा क्या होने वाला है। सो जब हम K को लिखने की कोशिश करते हैं, जनरल K को लिखने की कोशिश करते हैं, फॉरगेट अबाउट KF एंड KB, सो K विल बी व्हाट, A e to the power minus EA, दिस इज बाई RT। अब बताओ, जैसे ही मैंने ये डाल दिया, तो जनरली KF हो या KB हो, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी में, D का ही। तो मैं क्या करूंगा, माइनस D कर दूंगा यहाँ पे, चलेगा, ये सुनो। अब इसको जरा लिखने की कोशिश करो, तो ये A आ गया, ये e टू दी पावर, ध्यान से देखना, माइनस EA बाई RT, कैन आई राइट इट लाइक दैट, एंड मल्टीप्लाई बाई e टू दी पावर D अपॉन RT, कैन आई राइट लाइक दैट। अच्छा जरा ये देखो, ये फैक्टर तो पहले वाला K था, इनिशियल में जो K लिखा था वही था, तो यही एक फैक्टर है जो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो क्या नहीं लग रहा है कि सर इधर भी वो KF मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म हो जाएगा, और इधर भी KB मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म हो जाएगा, तो दोनों टर्म कैंसिल हो गए। क्या RF RB में कोई इफेक्ट आया, क्या उनके रेट में फर्क आया, ऑफ कोर्स आया भाई, रेट में फर्क आया, कितना टाइम्स, e टू द पावर D बाई RT, व्हाट इज द ड्रॉप ऑफ एनर्जी फ्रॉम द टॉप। तो क्या समझ आया कि जैसे ही हम कोई कैटलिस्ट ऐड करते हैं रिएक्शन के अंदर, रेट पे इफेक्ट डालता है वो ना, कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज करता है, कौन से रेट को, फॉरवर्ड को भी बैकवर्ड को भी, लेकिन सेम नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम, e टू द पावर D बाई RT टू बोथ द साइड्स। तो ये लिख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिखो, catalyst do not affect
equilibrium point. Catalyst do not affect equilibrium point. Right? Catalyst do not affect equilibrium point. Clear हो गया? Now let us write factors affecting equilibrium point. कौन सा? यहाँ 2 स्टेप मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि अगर कोई मैकेनिज्म है, हालांकि ये मैं R to P लिख रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, यहाँ से सीधा इधर जा रहा है। तो 2 स्टेप का मतलब कि जब भी कैटलिस्ट आ रहा है तो रिएक्शन के मोड को वो चेंज कर रहा है, तो चेंज कर रहा है तो 1 स्टेप का तो उसको रहने नहीं देगा, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, वहां 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी, तो बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना। सो चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अफेक्ट करने वाले। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट। सबसे पहला बताओ, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। आप अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, बाय एनी मींस, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, लेकिन इसका एक छोटा सा आपको एक जगह पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया जो कि एक सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और CO2, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। अब मुझे बताओ, अगर मैं बाहर से थोड़े और सॉलिड फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर दूं, बहुत थोड़े से, ज्यादा नहीं ऐड करना। क्यों थोड़ा सा बोल रहा हूँ, इसका रीजन समझाऊंगा बाद में। अभी समझ लो कि लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड। आप अगर ऐड करोगे तो आइडियली आप क्या कर रहे हो, अमाउंट तो बढ़ा रहे हो यहाँ पे, लेकिन क्या इससे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होगा? नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, इसका एक्टिव मास कितना कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज अमाउंट में डाल दे तो फर्क पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसमें सॉलिड ऐड करोगे तो सॉलिड ऐड करते समय क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम क्या करेगा, ये ऑक्युपाई करेगा, और जैसे ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करने लगेगा, CO2 के लिए वॉल्यूम कम पड़ने लगेगा। तो बेसिकली जब आप CaCO3 को ऐड कर रहे हो तो आप CO2 के कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर देते हो। Getting my point? So when you are adding this, you are basically changing the concentration of CO2, and because of that this equilibrium point will be affected. ठीक है? So yes, change of concentration आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रेशर, प्रेशर भी किसके लिए प्रेशर, लेकिन प्रेशर किसके लिए, मेनली फॉर द गैसेस, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस। दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या टेम्परेचर इफेक्ट करेगा? यस, इट डज इफेक्ट टेम्परेचर। राइट, इट डज इफेक्ट। अच्छा, एक बार अफेक्टेड हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट तो फिर क्या होने वाला है, रेट का इम्बैलेंस हो गया, फिर क्या होने वाला है? जैसे मैं कंसंट्रेशन से डिस्कस करूं तो अभी मान लो मैं ऐसा रिएक्शन ले रहा हूं जहां पे सॉलिड नहीं, एक्वस या फिर गैसियस स्पीशीज। से फॉर एग्जांपल मैंने PCl5 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, विच इज टेकन इन द गैसियस फॉर्म, और इसको हीट करने से ये PCl3 गैस और Cl2 में ये ब्रेक डाउन हो रहा है। And again, because this is a gaseous reaction, taking in a closed container.
करेक्ट, एंड दिस इज राइट नाउ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मुझे बताओ, अगर मैं PCl5 का कंसेंट्रेशन समहाउ इंक्रीज करूं तो अनडाउटेबली रेट ऑफ फॉरवर्ड विल इंक्रीज, एंड द मोमेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड विल इंक्रीज, तो जब पहले इक्विलिब्रियम पे वो यहां था तो इमीडिएटली, जैसे मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो इंक्रीज कर दिया, तो जैसे ऐसा होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड यहां पहुंच जाएगा अचानक से। उसके बाद क्या होने वाला है, फिर रिएक्शन में वो क्या होगा, ब्रेकडाउन होकर के प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो फिर से ये डिक्रीज करने लगेगा। समझ पड़ रहा है क्या? और जैसे ये डिक्रीज करेगा तो टाइम के साथ ये भी थोड़ा बैकवर्ड का भी मैं बात कर रहा हूं, वो भी इंक्रीज करेगा। फिर एक स्टेज आएगा जहां पे वापस से, क्योंकि जैसे ये इधर से इधर जाएगा इनके भी अमाउंट इंक्रीज होंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर से एक बार इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे वापस आते हैं। सो मींस यस, इट विल अनडाउटेबली इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी अफेक्टेड, बट अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या इक्विलिब्रियम फिर से नहीं आने वाला है, फिर से आएगा। रेट इम्बैलेंस करोगे तो एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा, तो जैसे ही ब्रेक डाउन होकर उधर जाएगा उनके कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, उनका रेट बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर से आएगा। लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आने में वो नेट में वो फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, ये आप डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन किसका रेट अफेक्टेड ज्यादा हुआ। तो जैसे अभी के केस में अगर आप कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिए तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड फॉरवर्ड, और ये सारे शिफ्ट को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में, किधर जाने वाला है कैसे, वो हम लोग क्लास में भी देखें। सिमिलरली आप खुद सोचो कि अगर मान लो somehow if I am removing chlorine, what will happen? So if the moment you will remove chlorine, what will happen? Rate of backward will be decreasing. So rate of backward decrease होने का मतलब इस ग्राफ में अगर उसको देखना हो, बैकवर्ड डिक्रीज कर गया, तो ये अभी यहाँ पे था, अभी अचानक से कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं। रेट ऑफ बैकवर्ड तो डिक्रीज कर गया, जैसे रेट ऑफ बैकवर्ड डिक्रीज किया नेट में वो फॉरवर्ड में मॉलिक्यूल्स उधर जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड भी अब क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और बैकवर्ड इंक्रीज करेगा, करते करते फिर से इक्विलिब्रियम। तो ये किधर शिफ्ट हो रहा है, अगर बैकवर्ड डिक्रीज कर गया और ये अभी भी इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो किधर शिफ्ट हो रहा है, अभी भी वो किधर जा रहा है, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। शिफ्ट अभी भी फॉरवर्ड ही हो रहा है ना। अच्छा, उल्टा अगर मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया तो नेट में ये पीछे आ करके इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड का मतलब समझ रहे हो, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म या मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल फॉर्म, वो उसका सेंस है। करेक्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, क्या लगता है? एग्जैक्टली, द मोमेंट यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, if you are increasing temperature, my dear, both kf will also increase and kb also increase. अब इनमें कौन ज्यादा इंक्रीज करेगा उसका डिस्कशन हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से मैं दिखा दूंगा, वरना तुम लोग समझाओ मुझे कि टेम्परेचर अगर मान लो वो इंडोथर्मिक है, इमेजिन करो रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, द रिएक्शन विच आई वाज टॉकिंग हियर, दिस वन, सपोज इट इज इंडोथर्मिक, R यहाँ पे है, P यहाँ पे है, ऐसे करके जा रहा है। अच्छा, इंडोथर्मिक होने का मतलब क्या है कि जो EAF है वो ज्यादा वैल्यू है और EAB क्या है, कम वैल्यू है, बैकवर्ड कम है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं इंडोथर्मिक के लिए तो रिएक्शन शिफ्ट होकर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, तो वो देख लो किसका रेट ज्यादा। अच्छा, ये इंक्रीज करने से K तो इंक्रीज होगा ना, जिधर का K ज्यादा इंक्रीज हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने से, वही वाला चीज डोमिनेंट होगा, उसके हिसाब से हम अज्यूम कर लेंगे। तो बना के देखो फटाक से, मैंने बताया था कि कैसे देखना है आपको। जनरल K का एक्सप्रेशन क्या है, A e to the power minus EA by RT, take log to the base E on both sides, what will you get, log to the base EK is equal to log to the base EA and plus log to the base E and e to the power minus EA by RT, और E दोनों के पावर ये रहे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये इधर नीचे आ जाएगा। So this will be ln K, this will be ln A and this will be minus EA by RT. This is general expression.
अभी हमको क्या देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं मैं, T1 से T2 जा रहा हूं, तो दोनों फैक्टर्स को देख लो। ये तो ln, ये इसको K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R T2, और उसी तरीके से ln K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln A माइनस EA अपॉन R T1। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ln K2 बाई K1 क्या आने वाला है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो log A बाई B, तो क्या आने वाला है EA अपॉन R 1 बाई T1 में। तो देखो टेम्परेचर तो जब इंक्रीज करोगे तो पूरे सिस्टम का इंक्रीज होगा, तो T1 T2 का जो भी डिफरेंस है वो तो सेम होने वाला है। तो K2 बाई K1 का रेशियो मतलब किधर ज्यादा इंक्रीज होगा, जिधर का एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन किसका ज्यादा है एंडोथर्मिक के केस में, फॉरवर्ड का मतलब फॉरवर्ड में इफेक्ट ज्यादा आने वाला है। तो फॉरवर्ड अगर ज्यादा बढ़ने वाला है, के ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। So in that case what will happen, reaction will move to forward direction. So please make a note. If the temperature is increased for endothermic reaction, if the temperature is increased for endothermic reaction, if the temperature is increased for endothermic reaction, the equilibrium point will shift. The equilibrium point will shift towards forward direction. Agreed? Okay. एंड उसी तरीके से आप एक्सो समझ सकते हो, एक्सो में क्या होने वाला है भाई, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाट विल हैपन, सो ये आर आएगा, इधर पी आएगा सर। अभी आप देखो इस बार तो बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी विल बी मोर। सो अगेन एज वी हैव सीन इन द एक्सप्रेशन, जिधर के साइड का भी एक्टिवेशन एनर्जी हायर है उसमें K2 बाई K1 का वैल्यू उस साइड में ज्यादा आने वाला है, सो K2 विल बी मोर। So in that case, backward will be affected more if you'll increase. So लिख लो just reverse होगा किसके लिए, so for exothermic reaction if you'll increase the temperature, reaction will shift backward direction. For exothermic reaction, on increasing the temperature, reaction will shift in backward. किस लिए backward direction आ रहा है, to attain new equilibrium point. Correct? Clear है? सो ये टेम्परेचर हो गया इसका, और मैंने आपको अभी समझाया कि कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट आने वाला है ही नहीं इससे। ठीक है, तो चलो अभी तक हमारा जो भी डिस्कशन हो रहा था वो किन पे हो रहा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इनको अफेक्ट करने वाले हैं। अभी आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक नया पैरामीटर जिसको हम क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द हेडिंग एवरीबॉडी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैपिटल के, रेट कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बताओ आपके हिसाब से जो भी आपने पढ़ रखा है अभी तक, व्हाट डू यू नो अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज करो कि मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं AA, एंड मैं इस बार deliberately I am taking in the gaseous form,
सॉलिड ना रहे क्योंकि उसका प्रेजेंस दिखना चाहिए हमारे इक्वेशन, ठीक है। सो AA प्लस BB CC, ये स्मॉल सी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक, करेक्ट। ये सबके सब मैं गैस ले रहा हूं ताकि सबके सब रिएक्शन में अपना प्रेजेंस दिखाएं। KF and KB, rate constant for the forward and rate constant for the backward. So now you tell me what is equilibrium constant, क्या समझते हैं? Okay, so as per you are saying K is equal to C to the power C, D to the power D, and A to the power A, and B to the power B. Yes, KF by KB. So you are saying no, sir. K is simply KF by KB. And the right answer is yes, of course. It is equal to KF by KB. This is not true unless the equilibrium point is achieved. Right? So start karo. Equilibrium constant is simply the ratio of rate constant forward to the rate constant backward. K is simply the ratio of KF to KB. इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। It is the ratio of rate constant forward to the rate constant backward. करेक्ट। अच्छा चलो, ये तो बड़ा थ्योरेटिकल सा हो गया कि ये रेशियो क्या देने वाला है सर। ये रेशियो जो KF by KB है, क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम समझते हैं कि रिएक्शन में सैचुरेशन जैसा कब आ जाता है, जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए, उसके बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट अफेक्टेड। तो हम एक बार एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे कि लेट अस गेट दिस वैल्यू KF by KB एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। कब? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम वो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हम सबको मालूम है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट what used to happen, RF must be equal to, so ऐसा लिखने से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये हमारा रिएक्शन है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, KF। ध्यान से, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये मैं कंसंट्रेशन, क्योंकि रेट को कंसंट्रेशन तो वेरियस फॉर्म में है ना भाई, वो तो मैं मोलैरिटी में भी लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन को। I can write in terms of mole fraction also because that is also a part of concentration. So जितने टाइप में मैं लिखूंगा उसके हिसाब से ये जो KF by KB का रेशियो मैं लिखने जा रहा हूँ वो उस हिसाब से हम चेंज कर देंगे। So इसी KF by KB, K को हम डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन सा? KC when the concentrations are written in terms of mole per liter वाला मोलैरिटी में। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? KP कब? जब गैसेस आ जाएं और उनका कंसंट्रेशन प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। अच्छा उसके बाद क्या मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दूं तो मैं KX आएगा। इसी तरीके से मोलैलिटी के फॉर्म में कुछ और, परसेंटेज के फॉर्म में कुछ और, लेकिन मेजर हम ये सिर्फ 3 पढ़ते हैं, ठीक है। सो आ जाओ, RF इज इक्वल टू RB। सो RF इज इक्वल टू RB, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या आएगा? सो आप वो रिएक्शन हमने लिया है A to the power A, B to the power B must be equal to, अभी देखो मैं किसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन के फॉर्म। फिर क्या आएगा? KB C to the power C and D to the power D। अब बताओ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से हमारा क्या मोटो था कि लेट अस गेट दिस वैल्यू एंड चेक करते हैं कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या। तो अभी हम देख रहे हैं कि यार KF by KB का फिजिकल सिग्निफिकेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? कि इट इज गोइंग टू गिव अस द रेशियो of the product to reactant
एंड ऑफ कोर्स इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनके पावर भी हैं, ये हमें रेशियो देने जा रहा है। इसका कोई बेनिफिट है? हाँ बिल्कुल है ना। अगर मान लो ये kf/kb का वैल्यू बहुत हाई है, सपोज करो 10⁻3 10⁻4 के आसपास या उससे ज्यादा, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग। इसका मतलब जब आप रिएक्शन ले रहे हो, सपोज करो ये किसी भी मोलर रेशियो में ले रहे हो, तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं और ये पूरा का पूरा फॉर्म हो जा रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि यही कुछ और नहीं बल्कि क्या है, के रेट कांस्टेंट। और ये एक्सप्रेशन मैंने किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, मोल पर लीटर, तो यहां मैं सी लिख सकता हूं, के इन टर्म्स ऑफ सी। सो ध्यान रखना कि जब भी हम ये लिख रहे हैं कि केसी, तो ये बात हमेशा दिमाग में बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए कि केसी इज ऑलवेज इक्वल टू kf/kb, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड to rate constant backward, but only at equilibrium point it can be written in terms of concentration. So C equilibrium, D equilibrium, ये अगर लिख लोगे तो हमेशा याद रहेगा कि नहीं यार, अगर आपने ये बोला होता सर K is equal to C equilibrium D equilibrium upon A equilibrium D equilibrium, तो आपका आंसर फिर भी करेक्ट होता है ना, डिवाइडेड बाई A equilibrium एंड D equilibrium। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आपके इसी अंडरस्टैंडिंग से, इस फॉर्मूला से बहुत खेलता है। कैसे? वो क्या करेगा, सपोज करो ये हमारा रिएक्शन हो गया, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप ये भी एज्यूम कर सकते हो, ये भी। अब क्या करेगा कि बोलेगा कि इसका टेम्परेचर T दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बाहर से PCl5 ऐड कर दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आने वाला है? Will it increase or decrease? What will be the answer? Yes, Maitri, what will be the answer? If I am going to increase the concentration of PCl5, in that case, the value of equilibrium constant, will it increase or decrease? बोलिए। हाँ, नहीं, मैं किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम भी तुम एज्यूम कर लो। The value of equilibrium constant, will it increase or decrease? तो ये कैसे मालूम कि वहीं पे जाकर के रुकेगा? इसका कोई कॉन्क्लूसिव प्रूफ है? सर क्या वैल्यू सेम रहेगी शायद? सॉरी सर आपने कहा कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से सेम रहेगी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में, सपोज करो मैं यही रिएक्शन, फॉरगेट अबाउट दिस PCl5, थिंक अबाउट दिस वन बिकॉज़ आई हैव एक्सप्रेस्ड इट ना। तो मुझे बताओ कि मैंने A को इंक्रीज कर दिया, दो केसेस लिए हैं, एक में A को 2 मोल लिया है, दूसरे में A को 5 मोल पर लीटर ले लिया। इन दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। सो देखो, जैसे ही वो क्वेश्चन दिमाग में कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाए तो आपका दिमाग वहां जाना ही नहीं चाहिए। आपका दिमाग कहां जाना चाहिए? व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू शुड गेट इन योर ब्रेन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट दिस, इट इज दिस, kf/kb. Does kf value depends on concentration? Of course not, it's a constant. अरे बाबा, kf का वैल्यू क्या होता है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, a फॉरवर्ड e to the power minus EA फॉरवर्ड बाई RT, यही होता है ना? क्या यहाँ पे कहीं भी कंसंट्रेशन है क्या?
So if there is no concentration, the value of Kf will not be affected, the value of Kb will not be affected, then why will the ratio of Kf to Kb? तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, वो क्यों पता है? क्योंकि हमने इतनी, ये तो मैं अभी बता रहा हूं ना, once we'll start practicing ना, we will never even recall this thing कि Kf by Kb होता है, क्योंकि हम हर बार क्या देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देंगे, कंसंट्रेशन देंगे और हम उससे खेल रहे होंगे। तो काफी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद दिमाग में क्या चला जाएगा यार, K इज रिलेटेड विद कंसंट्रेशन, और फिर वो एग्जाम में हिट करता है कि बताओ ऐसा मैं चेंज करूं तो क्या आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड में। तो ये हमेशा दिमाग में रखना, K जैसे ही आए दिमाग में ये आना चाहिए, ये फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए। ये तो हम तब बोल सकते हैं जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ए आप इंक्रीज कर दोगे तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ए का तो वैल्यू चेंज आ जाएगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो हमें ए से थोड़ी ना वरीड होना है भाई, हमें तो ये रेशियो पे ध्यान देना है, और ये रेशियो इसका सर दर्द है रिएक्शन का कि वो कैसे बैलेंस करता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये तो चेंज नहीं होने वाला, इसको अपने आप को ऐसा रीएडजस्ट करना पड़ेगा कि ये इधर आए, तो हमारा हेडेक है ही नहीं, बिकॉज दिस हैज टू बी इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट जैसे ही आएगा फिर से ये इक्वल हो जाएंगे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आएगा ही, वो कहां डिस्टर्ब करने के बाद भी फिर से तो आएगा ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आएगा तो फिर से ये कुछ आएगा, ये वैल्यूज बदल सकते हैं, बट दिस हैज टू बी देयर, एंड द मोमेंट दिस विल बी देयर, एलएचएस आरएचएस, एलएचएस चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसको वहां आना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू शुड इंटरप्रेट, ओके। तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन, ओके। अच्छा, फिर दिमाग में आएगा सर कि सर ये रेशियो अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा आ रहा है क्या, सी इक्विलिब्रियम डी इक्विलिब्रियम बाई, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो केसी हो रहा है, बट जनरल टी इज इक्वल टू 0 पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 30 आवर्स के बाद, 5 डेज के बाद अगर कोई रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है उतने लंबे टाइम तक, तब क्या ये रेशियो कोई एक क्वांटिटी को बताएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करता है। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में है तो उसको क्यूसी से, और वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई। अच्छा, आप कहोगे सर इसका कोई यूज है क्या, इस रेशियो का कोई यूज है? हाँ बिल्कुल है। इस रेशियो को देख करके हम बता सकते हैं कि रिएक्शन अभी के स्टेज में फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, है ना। तो क्या एंड गेम क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए कि क्यूसी ऐसे चलेगा कि वो केसी के बराबर हो जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब करते ही, रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिस्टर्ब होते ही, वो एक डिक्रीज करेगा, दूसरा इंक्रीज, इक्वल आने वाले। तो जैसे ही वो इक्वल आएंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इक्विलिब्रियम के बराबर, और वो किसके बराबर हो जाएगी, केएफ बाई केबी। तो क्यूसी हमेशा और हमेशा उसका टेंडेंसी है किधर जाने की तरफ, केसी। तो अब रेशियो देख लो, केसी की वैल्यू देख लो, उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके केस में डिस्कशन करते हैं। केस 1, इफ, आज थोड़ा एप्लीकेशन भी करेंगे इस पे, और फिर मैं इंट्रोड्यूस ये बाकी टर्म को नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, आज इस पे थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ हम सी के टर्म में एप्लीकेशन करने वाले हैं। सो केस 1, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, बताओ क्या होने वाला है। QC KC से बड़ा होने का मतलब CD बाई AB, यानी प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है, और इसको इक्वल किसके होना है, KC के। तो क्या होना पड़ेगा, इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, इसको इंक्रीज। CD डिक्रीज कब हो सकता है, ये डिक्रीज कब हो सकता है, जब रिएक्शन, तो यहां पे क्या लिखोगे, रिएक्शन विल शिफ्ट, किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। किस चीज के लिए, व्हाई इट इज शिफ्टिंग, टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम। व्हाई, बिकॉज इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द एंड एम ऑफ एनी रिएक्शन, उसका एम है, लास्ट में वहीं पहुंचना है। रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, दूसरा केस डाल दिया तो, अगर
QC is less than KC। बिल्कुल, अगर QC छोटा हो गया तो इसका मतलब CD का वैल्यू कम है। अब ये बढ़ाने जाएगा, CD कैसे बढ़ सकता है जब ये आगे की तरफ जाए। सो आप लिख लो, रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम। अब तीसरा केस क्या है? अगर QC KC इक्वल हो गया तो कहीं नहीं जाने वाला है, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। अब आज थोड़े से एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर ले, फिर एप्लीकेशन पे आएंगे। अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या था, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? KF बाई KB। हमेशा बार बार रिपीट करूंगा कि ये दिमाग में जाना चाहिए पहले, KF बाई KB। मुझे बताओ, इसके फैक्टर्स के बारे में मैं डिस्कस करूं तो क्या ये कंसंट्रेशन प्रेशर पे कोई इफेक्ट आने वाला है इस पे? बिल्कुल नहीं, नॉट अफेक्टेड बाई कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। अच्छा, दूसरा चीज मैं बात करूं तो टेम्परेचर से कोई इफेक्ट आएगा क्या? बोलो, दिमाग लगाओ। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो K का वैल्यू बढ़ेगा या घटने वाला है? प्लीज गो अहेड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पुट द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Will it be affected by concentration and pressure? Of course not, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। दूसरा मुझे बताओ, टेम्परेचर से कोई भी इफेक्ट आने वाला है? दिमाग लगाओ, एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है भाई, थिंक अबाउट इट, राइट इट डाउन, प्रूव इट मैथमेटिकली, दैट वुड बी बेटर। टेम्परेचर को T1 से T2 कर दो और चेक करो चेंज हो रहा है। KF बाई KB की वैल्यू चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज होगी। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? करके देखो भाई। देखो यार, जब एकदम सॉलिड प्रूफ हो ना तुम्हारे पास तो उस पे ही जाना चाहिए। अगर KC किसके बराबर है KF बाई KB, तो आई विल लुक एट द वैल्यू ऑफ KF इज AF e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये था। और KF बाई KB क्या था हमारे पास? A बैकवर्ड e टू द पावर माइनस EA बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड का था, डिवाइडेड बाई RT। इफ आई एम गोइंग टू टेक द रेशियो KC एट टेम्परेचर T1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा ये? दैट विल बी AF बाई AB मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर माइनस, बाहर ले लो, EAF माइनस EAB अपॉन RT। थोड़ा कुछ दिख रहा है क्या? कुछ समझ पड़ रहा है क्या? तो जो KC का वैल्यू है वो, अगर मैं इसको पूरे टर्म को मैं A0 बोल दूं, AF बाई AB को, e टू द पावर, कितने लोगों को दिख रहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा H है सर? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिख गया क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेल्टा H बाई RT। अब मुझे बताओ कि जब आप टेम्परेचर T1 रखे हो तो ये वैल्यू T1 होगा KC। बताओ, अगर T2 टेम्परेचर कर दूंगा तो ये तो बदल जाएगा ना, डेल्टा H तो वही रहने वाला है, सारे पैरामीटर, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी।
सो यस, टेम्परेचर डज अफेक्ट. कैसे अफेक्ट करता है? इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, K will increase only if डेल्टा H क्या हो? पॉजिटिव. सेकेंड क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से K घट जाएगा भाई, और डेल्टा H नेगेटिव. मतलब ये कौन से रिएक्शन? एक्सो. ये किसके लिए? इंडो के लिए. ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, वो तो एक्सप्रेशन से देख सकते हो. इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव तो बिल्कुल एक्टिवेशन जैसा बिहेव करेगा, और ये नेगेटिव हो गया तो ये मिल के, तो वहां से देख लो दोनों का बिहेवियर अलग आएगा. दिस K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉट द रेट कांस्टेंट. याद है रेट कांस्टेंट में क्या होता था? इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट, नो मैटर इंडो और एक दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वहां EA रहता है. EA इज ऑलवेज पॉजिटिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एकदम अच्छे से इसको लिखना चाहिए. सो क्या दिमाग में आया कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर अफेक्ट करना है तो टेम्परेचर चेंज कर दो तो अफेक्ट हो जाएगा, है ना. अब अगर टेम्परेचर से अफेक्ट हो रहा है तो मैं एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं. आप बताओ जरा ये करेक्ट है क्या? log टू द बेस E कैपिटल K2 by कैपिटल K1 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T2. Is it correct? Is it correct? देखो वहां से देखो, ये K का एक्सप्रेशन यही है ना? बोलो, क्या आप दोनों तरफ log टू द बेस E ले सकते हो? लेने के बाद फिर से करके देख लो, डिराइव करो इसको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे T1 से T2 पे कितना चेंज आएगा वो आपको देखना पड़ेगा. करेक्ट. सो आपने क्या किया कि K का वैल्यू अभी हमने देखा था कि ये A0 e टू द पावर माइनस डेल्टा H by RT था, दोनों तरफ log ले लिया टू द बेस E. हाँ, जैसा हमने रेट कांस्टेंट के केस में किया था. सो A0 टू द बेस E माइनस डेल्टा H by RT, जैसे आप log लोगे E बना जाएगा. फिर देखो तो और एक चीज देखो, बुक्स में कई बार एक और एक्सप्रेशन भी लिखा रहता है. कौन सा? जिसमें log टू द बेस 10 है. तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये ध्यान रखना कि log टू द बेस E, अगर हम कोई भी वैल्यू x है उसको मुझे log टू द बेस E में चेंज करना है, सॉरी 10 में चेंज करना है, तो आपको उससे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303. आई होप आप प्रॉपर्टीज जानते होंगे लॉगरिथम का बेस चेंज कैसे करते हैं. ठीक है, उसी पे बेस्ड है ये, बेस चेंज पे. और ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखूं तो क्या है? ln 10 की वैल्यू है वो. करेक्ट बोल रहा हूँ क्या मैं? है ना, 2.303 इज बेसिकली ln 10 की वैल्यू. सो वहां पे आप ln 10 लिख, ठीक है. ओके, तो कुछ कुछ चीजें आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते. ये हो गया. अब देखो यहाँ पे अगर मुझे log टू द बेस E K log टू द बेस E A0 माइनस डेल्टा H अपॉन RT1 ये कर दूंगा तो ये K1 हो जाएगा. ऐसे log K2 की वैल्यू एट टेम्परेचर T2 निकालनी हो तो आप वैसा कर लो, माइनस डेल्टा H अपॉन RT2 हो गया. अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये 2 है ये 1 है. दिस माइनस दिस करोगे तो log टू द बेस E K2 माइनस log टू द बेस E K1. अब ये से ये सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा. दिस माइनस दिस करोगे तो डेल्टा H विल बी कॉमन, बाई R विल बी कॉमन, यू विल गेट 1 by T1 माइनस 1 by T2. ये फैक्टर आ जाएगा.
और ये क्या आ गया, log a minus log b becomes log to the base e k2 by a minus b a by b है। अच्छा ये log इसके फॉर्म में जो मैंने लिखा है, यानी यहाँ पे जो हमने अभी डिराइव किया है, इसको बेस 10 में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? दिस कैन बी री रिटन एज, जैसा मैंने अभी बताया, ln यहाँ पे बताया सर, व्हाट कैन आई राइट ln? x को कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट एज 2.303 टू द बेस log to the base 10 k2 by k1। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा h बाई, तो अब अगर उधर की साइड में आपको भेजना है तो व्हाट विल बेस 10 k2 by k1 will become delta h upon 2.303 1 by t1 minus 1 by, समझ पड़ रहा है? अच्छा और भी चीजें देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं log to the base 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस 1 by t का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या दिखेगा? यहाँ पे उसका स्लोप क्या बताने वाला है, उसका इंटरसेप्ट क्या बताने वाला है? ट्राई करो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करो, ट्राई करो। कर लिया? वेरी गुड। तो क्या आ रहा है इंटरसेप्ट, क्या आ रहा है? नाइस, कर लिया। स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वेरी नाइस। स्लोप क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप आर यू गेटिंग मैत्रेय? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप आर यू गेटिंग? -1 upon 2.303 -1 upon 2.303। चलो आ जाओ चेक करते हैं। सो सी हियर इट्स k ओनली एंड 1 by t, तो यानी कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है हमें? ये यूज करना है। मुझे y एक्सिस की तरफ क्या चाहिए? log to the base 10, तो अब मैं यहां से कन्वर्जन कर लूंगा। क्या करूंगा? ये क्या है बेसिकली? दिस इज ln k इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस डेल्टा h अपॉन r इंटू टी। सो अब मुझे इस ln k को मुझे log to the base 10 लिखना है, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई log k base 10 इज इक्वल टू log, सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, ln को log में चेंज करेंगे बेस 10 में, तो 2.303 log a नॉट बेस 10 माइनस डेल्टा h अपॉन आर टी। ध्यान से देखो, इधर 2.30 को उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? log टू द बेस 10 k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये 2.3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आने वाला है? log a नॉट टू द बेस 10 माइनस डेल्टा h अपॉन 2.303 r। और 1 बाई सेपरेट कर देंगे। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, तो इसको क्या एज्यूम करना है? y, और 1 बाई टी बोला तो इसको क्या एज्यूम करेंगे हम? x। 1 बाई टी को हम क्या एज्यूम करेंगे? x। तो y विल बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट t माइनस यहाँ पे ये स्लोप डेल्टा h बाई दिस है। हाँ, तो आपका ये स्लोप हो गया, प्लस mx से कंपेयर कर लो यार, तो जहां से हम देख रहे हैं तो m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू क्या आने वाला है? माइनस टाइम ऑफ डेल्टा h अपॉन 2.303 r। दिस इज स्लोप।
दिस इज स्लोप, और इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कितना आने वाला है? वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है? ये चल रहा है, समझ में आ रहा है? इंटरसेप्ट यानी सी का वैल्यू ये आने वाला है। तो अब आप जब प्लॉट करोगे तो मुझे ये बताओ, स्लोप को मैं पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? हाँ, एब्सोल्युटली, इट डिपेंड्स ऑन डेल्टा एच। अगर तो सर ये इंडोथर्मिक है, इफ इट इज इंडोथर्मिक देन व्हाट विल हैपन? नेगेटिव स्लोप आएगा। तो नेगेटिव स्लोप के केस में ऐसा आने वाला है। चल रहा है, समझ पड़ रहा है क्या? इफ डेल्टा एच पॉजिटिव तो ऐसे आने वाला है। और ये स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, स्लोप की वैल्यू तो हर बार यही आने वाली, 2.303। और अगर ये एक्सो हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ऐसे समझ पड़ रहा है? और हर बार इंटरसेप्ट वही होगा, log a बेस 10, a नॉट बेस 10। यहाँ पे भी इंटरसेप्ट का वैल्यू यही होगा, log a नॉट बेस 10। स्लोप इस बार क्या आ गया? इस बार स्लोप क्या आ गया? पॉजिटिव है, वही वैल्यू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। डेल्टा एच क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है एक्सो के लिए, तो स्लोप क्या आ गया? पॉजिटिव। इसलिए हमारा ग्राफ तो डिपेंड करता है। ठीक है, समझ पड़ रहा है सारी चीजें? चलो ठीक है। सो टेम्परेचर के इफेक्ट को हमने देख लिया। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। टेल मी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, विल इट बी अफेक्टेड बाय एडिंग कैटलिस्ट? कैटलिस्ट हो तब डिफरेंट आएगा, कैटलिस्ट ना हो तो डिफरेंट आएगा? सोच के बताओ मुझे। सो यानी अभी हम लोग फैक्टर्स देख रहे थे, तो कंसंट्रेशन से तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, प्रेशर से इफेक्ट नहीं आ रहा है, टेम्परेचर से इफेक्ट आ रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है उसका हमने सारा वेरिएशन देख लिया। अब मुझे बताओ, फाइनल मुझे बताओ, चेंज आएगा? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट ट्वाइस बिफोर सेइंग एनीथिंग। मुझे दिखाओ कैसे नहीं चेंज होगा। Show me mathematically, show me. If you are adding catalyst, will it change or not? Answer is of course it won't change. दोनों में सेम होगा, तो ऊपर नीचे से रेशियो ले रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। समझ पड़ रहा है ना? अभी हम लोगों ने क्या देखा था भाई, कि कोई भी कैटलिस्ट ऐड करने से उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्ट हो जाती है। और खास बात है, दोनों तरफ सेम डिक्रीज होता है, और जब भी सेम डिक्रीज होगा तो क्या होने वाला है? तो जब भी हम k लिखते हैं तो k a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी जो होता है वो अब क्या हो जाएगा? ई ए माइनस डी। सो ई ए माइनस डी बाई आर टी करोगे यानी k डैश, तो जैसे ही करोगे तो ये a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी का टर्म रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर डी बाई आर टी आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलकर प्लस डी बाई आर टी। अब ये डी बाई आर टी का जो पैरामीटर आ रहा है ये के एफ में भी आएगा एंड केबी में भी आएगा। सो द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुड बी के एफ बाई केबी मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर डी बाई आर टी। नीचे भी आ जाएगा डी बाई आर टी, कैंसिल हो गया। सो नीदर इक्विलिब्रियम पॉइंट नॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाई कैटलिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट इन दोनों को छोड़ के रेट पे इफेक्ट आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है।
रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट आता है क्या? रेट कांस्टेंट पे आता है ना? आता है बाबा, रेट कांस्टेंट पे तो आएगा ना। ये तो खुद में रेट कांस्टेंट है ना, उसमें तो इतने का इफेक्ट आ गया ना, इफेक्ट आएगा। रेट कांस्टेंट विल बी अफेक्टेड। ठीक है, सो ये अच्छे से आप नोट कर लो, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, रेट एंड रेट कांस्टेंट। ओके, गॉट इट? नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अभी तो हमने थियोरेटिकल, अभी थ्योरी बहुत बची हुई है इसके अंदर की, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं तुम लोग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ। एज्यूम करो उनमें से कोई भी गैस नहीं है, मान लो एक्वस सॉल्यूशन मैंने ले लिया, कोई ए है एक्वस सॉल्यूशन, बी है एक्वस सॉल्यूशन, और वो सी एक्वस एंड डी एक्वस। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल बैलेंस्ड रिएक्शन लिया हुआ है, इक्विलिब्रियम। मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू मैंने 16 दी हुई है एट सपोज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए देखो जब भी रिएक्शंस लिखते हैं तो टेम्परेचर जरूर मेंशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो के बदल जाएगा ना, तो इसलिए उसको लिखना पड़ता है। हाँ, वो फेजेस भी लिखना जरूरी है ना। हाँ, सॉलिड किसमें किसमें मास सेक्शन में तो नहीं लिखते, उसका तो हमने देख लिया। लिख भी रहे हो तो 1 रख दोगे ना। हाँ बिल्कुल, तो पूरा पूरा लिखेंगे ना। सिर्फ सॉलिड या फिर लिक्विड, कोई प्योर लिक्विड हो और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया, तभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया बेटा, दिस रिएक्शन इज स्टार्टेड विद टेकिंग 4 मोल पर लीटर ऑफ ए एंड 4 मोल पर लीटर ऑफ बी। ये कंटेनर है, ये पूरा आपको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे ऐसा स्टार्ट किया। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम, मुझे इक्विलिब्रियम पे चाहिए कि ए का कंसंट्रेशन कितना आएगा बेटा, और डी का कंसंट्रेशन कितना आने वाला है एट इक्विलिब्रियम। आई एम इंटरेस्टेड ओनली एट इक्विलिब्रियम। ट्राई। ये एप्लीकेशन, प्योर एप्लीकेशन है। 4 mole of A and 4 mole per liter of B is taken. Equilibrium constant is 16. Taken at a temperature of 300 degrees centigrade. Figure out the concentration of A and D at equilibrium. That's the question. चलो ट्राई कर लो। कर लिया? मुझे अप्रोच भी देखना है आप लोगों को। It would be right. Once you get the answer, Maitreyi, you can answer. What is the value of concentration of A and D? Sure. I think I should start now. Did you get anything? बोलो। चलो ठीक है, स्टॉप राइटिंग नाउ, लुक एट द बोर्ड। देखो अच्छे से देखो यहाँ पर। सी, we don't know when we are going to get equilibrium, right? That we don't know.
but one thing is sure, that equilibrium constant can be expressed as C D by A B whenever the equilibrium point is there. Yes or no? At equilibrium point, can we write like this? Because RF will be equal to RB and we have derived it earlier. Check किया कैसे आना है. So K is equal to CD by AB. अब हम देखो यहाँ पे C का कंसंट्रेशन है, जनरल टाइम T निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई वेरिएबल, तो ऐसा कर लेते हैं. तो देखो इनिशियली मैंने 4 लिया है, अभी बताओ इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करने वाला. सो इसका अगर x मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी कितना आएगा x, और ये कितना बनने वाला है x. तो मैं जनरल टाइम t पे पूछ दूं कि ये बताओ इनके कंसंट्रेशन कितने वाले हुए, तो आप बोलोगे कि सर 4 मोल पर लीटर आपने लिया था, x मोल पर लीटर उसमें से रिएक्ट कर गया. सो हाउ मच a इज लेफ्ट नाउ? 4 minus x. So like that b is left 4 minus x and c and d formed as x in it. Correct है? Now this x value will increase with time. Increase करते 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 इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो x में कोई चेंजेस नहीं आने. सो अभी मुझे नहीं मालूम ना x कितना है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये x इतना जरूर होने वाला है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये रेशियो सेटिस्फाई करे. तो मैं एक्सप्रेशन लगा दूंगा कि k कितना था 16 इज इक्वल टू c कितना था बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. एज्यूम कर रहा हूं x का कोई एक वैल्यू आया होगा, होल डिवाइडेड बाय 4 minus x एंड 4 minus x. कर लो. अब देखो इसको इधर ही बना दो ऐसे फॉर्म में, 4 minus x का होल स्क्वायर, इसको 16 कर दो. अब आपको मैथ्स में मालूम होगा यार कि अब जब आप दोनों तरफ रूट लोगे, राइट, सो ये मॉड निकल के आता है. मैं वो सब नहीं लेके जा रहा हूं, मुझे तो एक वैल्यू चाहिए. तो आई एम गोइंग टू टेक द प्लेन वैल्यू एज 4 इज इक्वल टू x अपॉन 4 minus x. रूट ले लिया मैंने दोनों तरफ. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 16 minus 4x. सो 5x इज इक्वल टू 16. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 16 by 5. x 16 by 5 आ गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम कितना था x, और वो कितना आ गया 16 by 5. अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम कितना है भाई 4 minus x. 4 minus x कितना है 16 by 5. 4 by 5. तो हमें क्या क्या आंसर आ गया भाई? हमने क्या पूछा था हमने आपसे? A and D एक रिएक्टेंट. समझ पड़ा? एप्लीकेशन कैसे करेंगे? इस फॉर्म में आप लिखो एंड इसके हिसाब से करो. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. देखो ध्यान से देखो. So what I am going to do, I am going to produce ammonia in a container whose volume is 1 liter. ठीक है. अब ये सब देखो पूरा थियोरेटिकल पार्ट लिखा होगा, ठीक है. मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ कि मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, ये सब गैस है, आपको मालूम है. इसका वॉल्यूम कितना लिया है मैंने 1 लीटर. कंटेनर का वॉल्यूम कितना लिया हुआ है? आई हैव इंश्योर्ड बाय अटैचिंग पिस्टन कि ये पूरा वॉल्यूम कितना रहे 1 लीटर. अब ये 1 लीटर के अंदर ध्यान से समझो, मैंने रिएक्शन को इनिशिएट किया था 2 मोल ऑफ N2 एंड 5 मोल ऑफ H2. 5 मोल 2 मोल. बी केयरफुल. I took 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 5 मोल ऑफ H2 एंड अमोनिया फॉर्म हो रहा है. At equilibrium, reaction mixture requires 4 liter of 0.5 molar HCl aqueous
to neutralize it completely. To neutralize it completely. अभी क्या समझ पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो रिएक्शन क्या हो रहा है, ये और ये रिएक्ट कर रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है अमोनिया। अमोनिया का नेचर बताओ कैसा होता है, एसिड है या बेस? बेस है। तो बेस है तो अगर मैं उसमें एसिड डाल दूंगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सुनो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद 4 लीटर एंड 0.5 मोलर HCl का रिक्वायरमेंट पड़ता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो बताओ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर यू। सो ये क्वेश्चंस के, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज का लेक्चर स्टॉप करता हूँ। ये करके आपको कल मुझे बताना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।